नमस्कार दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज आपको बताते हैं कि अगर आपकी बहू आपको परेशान करती है या फिर घरेलू हिंसा का आप पर आरोप लगाती है, तब की स्थिति में सास और ननंद का क्या अधिकार है, यह हम आपको बताते हैं। पहले हम यह सोचते थे कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सिर्फ बहू के लिए बना हुआ है तथा बाकी घर के सदस्यों के लिए नहीं बना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि सास और ननंद बहू के खिलाफ भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत केस कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार घरेलू हिंसा कानून सभी महिलाओं के लिए बना हुआ है। इसमें सभी महिलाएं शामिल हैं जो उस घर में रहती है। यह प्रावधान पहले नहीं था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि परिवार में रहने वाली प्रत्येक महिला को घरेलू हिंसा का अधिकार प्राप्त है। वे महिला बहू के अलावा सास, बिन ब्याही ननंद या बेटी भी हो सकती है। इस अधिनियम के तहत सास भी अपनी बहू, बेटे की पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। वह इसमें अपने बहू को भी सजा करवा सकती है। इस केस में अगर सास के नाम वो मकान है तो वह अपनी बहू को कोर्ट के आदेश पर उस घर से भी खाली करवा सकती है। सास चाहे तो अपने बेटे व उसके बच्चों को के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकती है। इस कानून में घर में रहने वाली महिलाओं को जो किसी भी किस्म के हिंसा से पीड़ित हैं या फिर अपशब्द कहे जाने या किसी प्रकार के रोक टोक करने व मारपीट करना आदि प्रताड़ना भी इसमें शामिल है। अगर वह प्रताड़ना किसी पुरुष या स्त्री दोनों द्वारा की जा सकती है। घर में आई बहू भी अपनी सास को प्रताड़ित कर सकती है तथा बिन ब्याही ननंद को भी परेशान कर सकती है। तो कानून ये अधिकार बहू के अलावा सास और ननंद को भी प्रदान करता है। परिवार का कोई भी सदस्य या महिला अगर किसी दूसरी महिला को मारते हैं या उसके साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए विवश करते हैं तो उस महिला के साथ घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही दोषी होते हैं। घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, अब आपको बताते हैं। पहला होता है शारीरिक हिंसा। अगर बहू अपनी सास या ननंद के साथ मारपीट, धकेलना, ठोकर मारना, लात मारना, मुक्का मारना, ताना मारना या अन्य किसी रीति से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुंचाना इसमें शामिल है। किसमें? शारीरिक हिंसा में। दूसरा है मौखिक या भावनात्मक हिंसा। बहू द्वारा अपनी सास या ननंद का अपमान करना, चरित्र पर दोषारोपण करना, ननंद की शादी नहीं होने पर अपमानित करना, ननंद को नौकरी न करने या उसे छोड़ देने के लिए विवश करना, ननंद को उसकी पसंद के व्यक्ति से विवाह न करने देना, किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना, आत्महत्या करने की धमकी देना या अन्य मौखिक दुर्व्यवहार अपनी सास व ननंद के साथ करना मौखिक या भावनात्मक हिंसा कहलाता है। तीसरा होता है आर्थिक हिंसा। सास या ननंद को परेशान करना, उनको घर के साधन नहीं इस्तेमाल करने देना, घर पर कब्जा करना, किसी विशेष कमरे में जाने से रोकना, अगर सास के नाम मकान है तो उस मकान को खाली नहीं करना तथा घर के किसी हिस्से पर कब्जा कर लेना इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। अब आपको बताते हैं कि घरेलू हिंसा के तहत सास के अधिकार क्या क्या होते हैं। अब आपको बता दें कि इस अधिनियम के तहत सास को भी वो अधिकार प्राप्त है जो घर में ब्याह कर लाई गई बहू को प्राप्त है और इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट की होती है जो कि महिला को उसके अधिकार दिलवाने में मदद करते हैं। सास के बहुत सारे अधिकार होते हैं जो आपको बताते हैं। इसमें पहला यह है कि सास चाहे तो अपनी बहू के खिलाफ किसी भी राहत के लिए उसकी प्रताड़ना के खिलाफ आवेदन कर सकती है। इसमें पीड़ित सास को घर में एक सुरक्षित हिस्से में रहने का अधिकार होगा। अगर वह मकान सास के नाम पर है तो यह अधिनियम बहू को घर से निकलने का अधिकार सास को प्रदान करती है। दूसरा, बहू की तरह सास को भी कोर्ट के आदेश द्वारा पुलिस और संरक्षण अधिकारी द्वारा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। तीसरा, सास अपनी बहू के अलावा अपने बेटे व उसके बच्चों के खिलाफ भी संरक्षण प्राप्त कर सकती है। चौथा, पीड़ित सास संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। पांचवा, पीड़ित सास निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। पहले आपको बताए थे कि सास के क्या अधिकार हैं घरेलू हिंसा में। अब दूसरा बताते हैं कि ननंद के क्या अधिकार हैं घरेलू हिंसा के तहत। तो पहला इसमें आता है कि जिस मकान में ननंद अपनी भाभी के साथ रह रही हो, अगर वो मकान उसकी माताजी के नाम पर हो या वो संपत्ति उसकी माताजी के नाम पर हो तो उसमें ननंद का भी उतना ही अधिकार होता है। तो ननंद अपने हिस्से से अपनी भाभी को दूर कर सकती है। दूसरा, बहू व सास की तरह ही
ननंद को भी कोर्ट के आदेश के द्वारा पुलिस संरक्षण अधिकारी द्वारा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। तीसरा, ननंद अपनी भाभी, भाई, उनके बच्चे को अगर वह चाहे तो अपने माता पिता के खिलाफ भी कोर्ट से संरक्षण प्राप्त कर सकती है। पीड़ित ननंद कोर्ट से निःशुल्क सहायता कानूनी सहायता ले सकती है। पांचवा, पीड़ित ननंद भी संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है। तो आपको ये सब चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले कोर्ट में शिकायत करना पड़ेगा। और सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप शिकायत कैसे करें, क्योंकि केस जीतने के लिए सबसे पहले केस का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इसी कड़ी में आपको बताते हैं कि पहला यह होता है कि अपनी शिकायत साफ, स्पष्ट और सीधे रूप में लिखें तथा घटनाओं का जिक्र एक रूपता में होना चाहिए। आप अपनी शिकायत धारा 12 के अंतर्गत करें तथा कोर्ट से और भी रिलीफ लेने के लिए बाकी धाराओं का भी उपयोग करें, जैसे कि धारा 19 के तहत सास व ननंद घर में अपने अधिकार का मांग कर सकती है तथा बहू को घर से निकालने के लिए सास धारा 19(1)(a) के तहत बहू को घर से बाहर निकालने का अधिकार भी कोर्ट से मांग सकती है। तीसरा, अगर कोई मार पिटाई सास व ननंद के साथ हुई है तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में लगा सकती है। चौथा, इसके अलावा कोई सबूत जैसे कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो उसको भी संलग्न कर सकती है। पांचवा, घटना का कोई चश्मदीद गवाह है तो उसकी गवाही भी करवा सकती है। वैसे तो धारा 12(5) के तहत शिकायत निपटाने की समय सीमा 60 दिन की होती है, लेकिन ज़्यादा केस हो जाने के कारण यह संभव नहीं होता। लेकिन अगर बहू ने सास या ननंद के साथ कोई घरेलू हिंसा की है तो उसको 1 साल की सज़ा व 20,000 रुपये का जुर्माना लगना तय होता है। अगर आप चाहें तो धारा 19 के तहत सास द्वारा बहू को घर में घुसने के लिए आप स्टे भी लगा सकते हैं कानूनी रूप से। अब आपको बता दें कि सास व ननंद घरेलू हिंसा कानून का केस कैसे जीतें। तो सबसे पहले ये जान लें कि आप केस के आधार घरेलू हिंसा है और इसी आधार पर अपनी बहू से मकान खाली करवा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने साथ हुई घरेलू हिंसा को ध्यान में रखकर ही केस लड़ें। तो इसमें पहला है कि केस में जो भी घटना लिखें उसको तारीख, महीना या साल जो भी याद हो उसमें एक साथ लिखें। किसी तारीख या साल के उस घटना का कोई वजूद नहीं रह जाता है तथा वह घटना झूठी साबित हो सकती है, इसलिए आपको वहाँ पे तारीख लिखना आवश्यक हो जाता है। सास व ननंद के लिए ज़रूरी है कि अगर वो किसी भी प्रकार की हिंसा जो कि मार पिटाई से संबंधित हो का आरोप लगा सकती है तथा उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपनी मार पिटाई का मेडिकल बिल भी साथ लगा दें, अन्यथा वो मार पिटाई की कोर्ट में झूठी साबित हो सकती है। अगर कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसका भी संलग्न कर सकते हैं। सास व ननंद अगर मकान का दावा करती है तो मकान के पेपर साथ लगाएं तथा बहू के घर में रहने से आपको हुई असुविधा व परेशानियों को कोर्ट में ज़रूर बताएं। जो भी अपनी एप्लीकेशन में लिखा है उसको अच्छी तरीक़ा से याद कर लें या फिर अच्छे वकील की मदद अवश्य रूप से ले लें। एक बार अगर कोर्ट का आदेश आ गया तो बहू को वह आदेश मानना ही पड़ेगा। अगर बहू ऐसा ना करती है तो सास या ननंद 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस द्वारा FIR दाखिल करवा सकती है। वह कोर्ट में सास या ननंद कोर्ट का आदेश न मानने पर बहू पर धारा 340 CRPC में भी केस कर सकती है। आप अपने केस को कहीं भी आप जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ से भी आप इसका FIR दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपका बहू रहती है या जहाँ पे आपका घर है वहाँ पे जाकर उसी एरिया के थाने में जाकर आप FIR दर्ज करवाएं, जबकि ऐसा नहीं है। आप जहाँ भी रह रहे हो या किसी प्रकार से आप डर से बाहर चले गए होंगे तो वहाँ पर भी जाकर आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी लगभग दे दी गई है। अगर फिर भी आपसे कुछ सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट में बिल्कुल भी पूछ सकते हैं।